India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 51 अस्पतालों को जारी किया कंटेम्प्ट नोटिस। कहा, कमजोर तबके के लोगों को मुफ्त इलाज की जरूरत पूरी नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने गणेशपुर कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने पर फैसला दिया। 25 अगस्त 2014 से मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को आदेश संशोधित करना होगा। भरण पोषण नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पति के वेतन से हर महीने 25,000 कटकर पत्नी के खाते में भेजने का आदेश। पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी के भरण पोषण के लिए दी जाएगी राशि। श्रीलंका के न्यायाधिकारी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 2015 और 2020 के अपमानजनक लेख हटाने की मांग। गूगल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के 51 अस्पतालों को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने कमजोर तबके के लोगों के लिए कम से कम 10% आईपीडी यानी कि इनपेशेंट डिपार्टमेंट और 25% ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मुफ्त देने की शर्त का पालन नहीं किया। कोर्ट ने अस्पतालों से कारण बताने को कहा कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और दिल्ली सरकार द्वारा दी गई छूट जमीन देने के लिए वापस क्यों न ले ली जाए। जिन अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें शामिल है सर गंगा राम हॉस्पिटल, BLK मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, मूलचंद खैराती राम हॉस्पिटल, सेंटर फॉर साइट और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर रोहिणी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने यह आदेश यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट और DDA के खिलाफ दायर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन पर दिया। इस सिविल अपील में कोर्ट ने 2018 में अस्पतालों को केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। इस आदेश में दिल्ली में गरीब लोगों के लिए मुफ्त मरीज इलाज की पॉलिसी बनाई गई, जिसका पालन लैंड डेवलपमेंट ऑफिस द्वारा रियायती दरों पर जमीन दिए गए प्राइवेट अस्पतालों को करना था। इसमें 25% ओपीडी और 10% आईपीडी मरीजों को मुफ्त इलाज का प्रावधान था। GNCTD द्वारा दायर एक कंप्लायंस एफिडेविट से कोर्ट ने हाल ही में देखा कि कुछ अस्पतालों ने 2018 के कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, फिर भी दिल्ली में अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा सरकार द्वारा DDA, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और MCD को भेजे गए मैसेज का या तो जवाब नहीं दिया गया या उन पर कार्रवाई नहीं की गई और पूरी कार्रवाई बहुत लापरवाही से की गई। इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने गलती करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए GNCTD के स्वास्थ्य विभाग के सचिव को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया। सभी अधिकारियों यानी DDA, LDO और MCD को नोडल ऑफिसर को जवाब देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा, अगर ऊपर बताए गए ऑफिस की तरफ से कोई कमी पाई जाती है तो नोडल ऑफिसर इस कोर्ट को बताने और एक्शन लेने के लिए जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2014 में गणेशपुर कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द करना एक चेंज इन लॉ है, जिसके तहत आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड या APNRL को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि APNRL को 25 अगस्त 2014 से मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उस तारीख से पहले ई ऑक्शन और आयात के माध्यम से खरीदे गए कोयले को
कोयले के लिए उच्च लागत की वसूली नहीं की जा सकती है। ये मामला 2011 में एक पावर सप्लाई एग्रीमेंट से उत्पन्न हुआ था, जिसमें वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड या WBSEDCL ने PTC इंडिया लिमिटेड के साथ 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया था। APNRL ने PTC के साथ एक बैक टू बैक पावर परचेज एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत वो WBSEDCL को 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगा। कोर्ट ने कहा कि गणेशपुर कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द करना और उसके बाद कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015 का अधिनियम एक चेंज इन लॉ है, जिसके तहत APNRL को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह घटना APNRL की कोल ब्लॉक से कोयला प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे उसे उच्च कीमत पर अन्य स्रोतों से कोयला खरीदना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि WBSEDCL एग्रीमेंट के अनुच्छेद 2.5 के तहत छूट का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अनुच्छेद केवल कैप्टिव ब्लॉक से कोयला प्राप्त करने के मामले में लागू होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कैप्टिव कोयले स्रोत की पहचान एग्रीमेंट में नहीं की गई थी, लेकिन 3 जनवरी 2011 की बैठक के मिनट्स और उसके बाद के पत्राचार से यह स्पष्ट होता है कि गणेशपुर कोल ब्लॉक परियोजना के लिए कैप्टिव स्रोत था। कोर्ट ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को निर्देश दिया कि वो इस फैसले के अनुसार अपने आदेश को 4 सप्ताह के भीतर संशोधित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो लोग किसी फैसले से नाराज हैं लेकिन वे केस में पक्षकार नहीं थे, वे भी रिव्यू की मांग कर सकते हैं या उसे चुनौती दे सकते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने केरल टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज में प्रमोशन को लेकर हुए विवाद से जुड़ी अपील पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि सर्विस मामलों में कभी-कभी अदालती फैसले उन कर्मचारियों पर भी असर डाल सकते हैं जो कार्रवाई में पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थितियों में वे लोग जो प्रभावित हुए फैसले का रिव्यू कर सकते हैं या उससे चुनौती देने के लिए सही फोरम में जा सकते हैं। कोर्ट ने के अजीत बाबू बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि रिव्यू आमतौर पर सिर्फ केस की पार्टियों के लिए ही उपलब्ध होता है, लेकिन जो लोग अपने अधिकारों पर असर डालने वाले फैसले से नाराज हैं, वे भी कुछ खास वजहों से रिव्यू की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सर्विस जूरिस्प्रूडेंस में कुछ फैसले सिर्फ पक्षकारों के बीच ही लागू नहीं हो सकते, बल्कि उससे कैडर या सर्विस में दूसरों पर असर डालने वाले बड़े असर भी हो सकते हैं। बेंच ने रामा राव बनाम MG महेश्वर राव और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नरेश कुमार बद्री कुमार जगत के फैसलों का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि बिना सुने दिए गए फैसले से प्रभावित लोग अपनी शिकायतें बताने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में नए सिरे से जा सकते हैं और कार्रवाई में शामिल न होने वाला व्यक्ति भी ऑर्डर के रिव्यू की मांग कर सकता है, अगर वो ये दिखा सके कि वो पीड़ित व्यक्ति है। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि रिव्यू और चैलेंज में क्या फर्क होता है। आइए जानते हैं चैलेंज और रिव्यू में डिफरेंस। सबसे पहले चैलेंज एक ब्रॉड लीगल टर्म है। इसका मतलब है किसी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री या लॉ की वैलिडिटी को डायरेक्ट अटैक करना। आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? अपील फाइल करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, रिट पिटीशन फाइल करके आर्टिकल 226 हाई कोर्ट या आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के अंदर। रिवीजन कर सकते हैं सेक्शन 115 CPC या सेक्शन 438 BNSS या सीधा CLP दैट इज स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। चैलेंज में हायर कोर्ट पूरा केस दोबारा एग्जामिन करता है, फैक्ट्स और लॉ दोनों, और ज़रूरत पड़ने पर पूरा डिसीजन बदल भी सकता है। अब बात करते हैं रिव्यू की। रिव्यू एक नैरो रेमेडी है और ये उसी कोर्ट में फाइल होता है जिसने ऑर्डर पास किया था। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेक्शन 114 प्लस ऑर्डर 47 CPC और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 137 के अंदर। रिव्यू तभी मिलेगा जब रिकॉर्ड पर क्लियर एरर हो या न्यू एविडेंस मिले जो पहले प्रोड्यूस नहीं हो पाया,
या कोई सिविल सफिशिएंट रीजन हो। यहाँ फुल रीहियरिंग नहीं होती, सिर्फ ऑब्वियस मिस्टेक करेक्ट की जाती है। रीसेंट केस में दैट इज डॉक्टर जीजी केएस वर्सेस शिबू के में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर कोई नॉन पार्टी जजमेंट से इफेक्ट होता है तो वो भी अप्रोप्रिएट फोरम में रिव्यू सीक कर सकता है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट। बात करेंगे अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पति के नियोक्ता का निर्देश दिया है कि वे उसके वेतन से हर महीने 25,000 रुपये काटकर सीधे उसकी अलग रह रही पत्नी के बैंक खाते में जमा करें। ये राशि पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी के भरण पोषण के लिए दी जाएगी। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश तब दिया जब पाया कि पति पहले दिए गए अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहा था और 2022 से अलग रहने के बावजूद उसने पत्नी और बच्ची के लिए कोई भरण पोषण राशि नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि दंपत्ति की 4 साल की एक बेटी है जिसकी देखभाल पूरी तरह मां कर रही है। खंडपीठ ने यह भी दर्ज किया कि पिछले 4 वर्षों में पति ने न तो बच्ची के पालन पोषण में कोई योगदान दिया और न ही उससे मिलने का प्रयास किया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा था और विवाह समाप्त करने के लिए एक मुश्त समझौते की संभावना तलाशने को कहा था। अंतरिम व्यवस्था के रूप में पति को पत्नी और बच्ची के मध्यस्थता में आने जाने के खर्च के लिए 25,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया, लेकिन अदालत ने पाया कि उसने उस आदेश का भी पालन नहीं किया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 2024 में मजिस्ट्रेट अदालत ने अंतरिम भरण पोषण का आदेश पारित किया, लेकिन पति ने उसका भी पालन नहीं किया और लगभग 1.38 लाख रुपए की बकाया राशि जमा हो। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पति द्वारा दाखिल आर्थिक स्थिति के हलफनामे की भी जांच की। उसमें उसने दावा किया कि उसकी मासिक आय 50,000 रुपये है और वो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अदालत ने उससे पूछा कि क्या वो बकाया सहित 2.5 लाख रुपए जमा करने को तैयार है, लेकिन उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीठ ने आदेश देते हुए कहा, इन परिस्थितियों में हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता, इसलिए प्रतिवादी पति के नियोक्ता को निर्देश दिया जाता है कि उसके वेतन से हर महीने 25,000 रुपये काटे जाएं और ये राशि RTGS के माध्यम से सीधे पत्नी के खाते में भेजी जाए। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिकारी AHM दिलीप नवाज ने भारत के संविधान के तहत अपने अधिकारियों का दावा करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में न्यायाधिकारी नवाज ने 2015 और 2020 में प्रकाशित अपमानजनक लेखों को हटाने की मांग की है। याचिका के अनुसार न्यायाधिकारी नवाज ने भारतीय अदालत का दरवाजा इसलिए खटखटाया क्योंकि श्रीलंका की अदालतों में जाने पर उनके लिए नैतिक संघर्ष होगा। याचिका में कहा गया है कि एक न्यायाधिकारी के रूप में उन्हें श्रीलंका की अदालतों में अपमानजनक लेखों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाता है क्योंकि इससे न्यायिक नैतिकता का उल्लंघन होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को गूगल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधिकारी नवाज ने अपनी याचिका में 2 श्रीलंकाई समाचार आउटलेट्स कोलंबो टेलीग्राफ और लंका ई-न्यूज पर अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने का आरोप लगाया है। याचिका में न्यायाधिकारी नवाज ने कहा कि ये लेख उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रकाशित किए गए थे जब वो श्रीलंका के अपील कोर्ट के अध्यक्ष थे। याचिका में कहा गया कि इन लेखों में गलत और भ्रामक जानकारी है जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। न्यायाधिकारी नवाज ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत की न्याय प्रणाली मजबूत और निष्पक्ष है और उन्हें विश्वास है कि भारतीय अदालतें उन्हें न्याय प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं बल्कि विदेशियों के लिए भी है। याचिका में न्यायाधिकारी नवाज ने कहा है कि उन्होंने 2023 में गूगल को एक कानूनी नोटिस भेजा था लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केरल हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ अंडरवियर सबूत छेड़छाड़ मामले में आरोप साबित करना मुश्किल हो सकता है, ये टिप्पणी की है। कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राजू की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। राजू जनाधिपत्य केरला कांग्रेस पार्टी के नेता हैं।
जो केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन का हिस्सा है। राजू को जनवरी में नेदुमंगाड़ू जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट 1 ने सबूत छेड़छाड़ मामले में दोषी ठहराया था, जिसका इतिहास 3 दशकों से अधिक पुराना है। उनकी अपील सेशन कोर्ट में लंबित है। सेशन कोर्ट ने उनकी जेल की सजा को निलंबित कर दिया था, लेकिन उनकी दोष सिद्धि को निलंबित करने से इनकार कर दिया, जिससे राजू को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सी जयचंद्रन ने आज टिप्पणी की कि जब सबूत छेड़छाड़ हुई थी तब राजू एक जूनियर लॉयर थे। जिस व्यक्ति की ओर से छेड़छाड़ की गई थी वो उनके सीनियर लॉयर का क्लाइंट था। जस्टिस जयचंद्रन ने कहा, ऐसी परिस्थितियों में राजू के खिलाफ आपराधिक आरोप साबित करना मुश्किल होगा, जो केवल सीनियर लॉयर की सहायता कर रहे थे। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या राजू के सीनियर को उस समय सबूत छेड़छाड़ के बारे में पता था। राजू के खिलाफ मामला 1990 के एक मामले से जुड़ा है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक एंड्रयू साल्वेटोर सरवेली को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उनके अंडरवियर में छिपाए गए 61.5 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। सरवेली को शुरू में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था, लेकिन अपील पर केरल हाई कोर्ट ने पाया कि सबूत के रूप में प्रस्तुत अंडरवियर का आकार जब्ती के समय दर्ज आकार से छोटा था। इस विसंगति को देखते हुए कोर्ट ने सरवेली को बरी कर दिया था। ऑस्ट्रेलियन नेशनल सेंट्रल ब्यूरो से प्राप्त जानकारी से पता चला कि सरवेली मामले में सबूत के रूप में प्रस्तुत अंडरवियर को कोर्ट की कस्टडी में बदल दिया गया था। 1994 में राजू के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जो तब तक एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे और सरवेली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक कोर्ट क्लर्क केजे जोस के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था और 2006 में चार्जशीट दायर की गई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मामले की सुनवाई फिर से शुरू हुई और जनवरी में ट्रायल कोर्ट ने राजू को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B, 201, 193, 409 और 34 के तहत दोषी ठहराया। उन्हें 3 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि बिना प्रथम दृष्टया अपराध के किसी आरोपी की तलाश में जांच जारी नहीं रखी जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक कानून की प्रक्रिया को केवल रोविंग और फिशिंग इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए अखंड की खंडपीठ ने GTAL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में CBI द्वारा फर्ज दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई थी। CBI ने 16 अगस्त 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 उपधारा 2 तथा 13 उपधारा 1 उपधारा ड के तहत मामला दर्ज किया था। यह FIR कंपनी के साथ साथ अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी। मामला 19 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के समूह से लिए गए कर्ज में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी प्रारंभिक जांच के आधार पर दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि ऑडिट रिपोर्ट में धन के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या डायवर्जन का कोई प्रमाण नहीं मिला। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि कंपनी के खातों में हुए लेन देन में कोई असामान्य या संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई। इसके बावजूद लगभग 2 वर्ष तक चली प्रारंभिक जांच के बाद भी CBI किसी विशेष व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकी जो कथित साजिश में शामिल हो। अदालत ने कहा कि प्रारंभिक जांच का उद्देश्य केवल ये पता लगाना होता है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध बनता है या क्या नियमित आपराधिक जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है। अगर इस चरण में ही अपराध का कोई संकेत नहीं मिलता तो केवल संभावित आरोपी की तलाश के लिए जांच जारी रखना कानून स्वीकार्य नहीं है। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया को केवल रोविंग जांच के लिए चालू नहीं किया जा सकता। CBI को इस उम्मीद में जांच जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि किसी दिन उसे आरोपी मिल जाएगा, जबकि अभी तक कोई अपराधी सामने नहीं आया है। अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले में लगाए गए आरोप मुख्य रूप से बैंकों के समूह द्वारा लिए गए व्यावसायिक फैसलों से जुड़े हैं, जैसे कर्ज का पुनर्गठन और ऋण का असाइनमेंट।
ऐसे निर्णय यदि नियामकीय दिशा निर्देशों के अनुसार और विचार विमर्श के बाद लिए गए हों तो उन्हें तब तक आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता जब तक कि लेन देन की शुरुआत में धोखाधड़ी, मिलीभगत या बेईमानी का स्पष्ट प्रमाण न हो। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर रद्द की और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की याचिका स्वीकार की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ 2024 में दर्ज एक आपराधिक मामले को स्थगित कर दिया है। ये मामला भाजपा नेताओं के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है जिसमें कथित तौर पर विकृत और भड़काऊ सामग्री थी। जस्टिस सुनील दत्त यादव ने शिव कुमार की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें उन पर चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने राज्य से भी जवाब मांगा है। ये मामला 2024 में आईएनसी कर्नाटक के फेसबुक पेज पर प्रकाशित एक पोस्ट से जुड़ा है जो 1992 के अयोध्या दंगों के मामले में श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा नेताओं के विरोध के दौरान अपलोड किया गया था। भाजपा नेताओं ने मैं भी एक कर सेवक हूं, मुझे भी गिरफ्तार करो के नारे वाले पर्चे पकड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने कथित तौर पर इन पर्चों पर लिखे शब्दों को विकृत कर दिया था। भाजपा के कानूनी सेल के राज्य संयोजक अधिवक्ता योगेंद्र होडगट्टा ने इस पोस्ट के संबंध में आईएनसी कर्नाटक के सोशल मीडिया प्रमुख बीआर नायडू और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि पोस्ट का उद्देश्य समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करना और वरिष्ठ भाजपा नेताओं की छवि को धूमिल करना था। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने से इनकार करने के बाद होडगट्टा ने बेंगलुरु में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने निजी शिकायत दर्ज की। अदालत ने फरवरी 2024 में मामले को जांच और एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को वापस भेज दिया था। हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 उपधारा ए, 504, 505 उपधारा 2 और 464 के तहत अपराधों का आरोप लगाया था। शिव कुमार ने तब हाईकोर्ट का रुख किया और इन आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। उनकी याचिका अधिवक्ता एचवी प्रवीण गौड़ा के माध्यम से दायर की गई थी। अदालत ने आपराधिक मामले को स्थगित कर दिया और राज्य से जवाब भी मांगा है। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.